सो वी डिस्कसिंग द न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियाई के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। और इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, रेडियस के बारे में जाना, डेंसिटी के बारे में समझा कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर डेंसिटी और किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से इसका यूज होता है, वो हमने लास्ट डे के लेक्चर में पढ़ लिया है, न्यूक्लियर के जितनी भी प्रॉपर्टीज है। ठीक, अब आपके पास एक टर्म होता है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के नाम से। ठीक है, या AMU और इन जनरली U कह देते हैं इसको। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यू नो कि मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 AMU, है ना, किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ C6C12 कार्बन के मास का, है ना। एक कार्बन का आपने एटम ले लिया तो उसका 1/12 जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड 1 AMU एंड इट कम्स आउट टू बी, है ना, 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ओके, यानी कि C6C12 एटम का 1/12 हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, 1 AMU कहलाता है, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के नाम से इसको जानते हो। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट या AMU या U जो होता है वो इसके बराबर होता है। अगर आप इसको एनर्जी के टर्म में, सिंस यू नो दैट सिंस एनर्जी एंड मास आर को रिलेटेड होते हैं, जिसको आप AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, तो 1 AMU को 931 MeV भी कह सकते हो। ठीक है, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में सीख रहे हैं, जो कि तुमने बहुत बार, अक्सर तुमने ये टर्म देखा होगा। AMU मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू सीन समवेयर। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होती है AMU किसके बराबर होती है, 1 AMU बराबर 1/12 ऑफ 6C12 एटम। कार्बन जो होता है उसका 1/12 जो बाहर वेट होता है उसको 1 AMU कहते हैं। तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻27 kg। Since you know from here energy and mass are correlated, तो 1 AMU must be equal to 931 mega electron volt. Okay, please ensure you should remember this, है ना, you should remember this. तो मुझे लगता है कि AMU जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट चीज आती है न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी में, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आता है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, कि हाउ द न्यूक्लियस इज स्टेबल। देखो, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब है कि N/Z का रेशियो अगर किसी न्यूक्लियर के लिए, N क्या है भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या आप कह सकते हो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर है। तो किसी भी न्यूक्लियर के लिए, कोई भी न्यूक्लियाई जिनके लिए N/Z की वैल्यू नियर बाई 1 होती है, 1 के आसपास होती है, दे आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। तो स्टेबिलिटी एक प्रोसेस है, N/Z के न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसके रेशियो को मेंटेन करने की एक प्रोसेस है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो वी फाउंड इन यूनिवर्स यू फाउंड की डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियाई होते हैं। जैसे आप देखोगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा देखो, सबसे पहले इवन वाले होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक स्टेबिलिटी टर्म है। ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन होते हैं। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल देख लीजिए जिनमें इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन होंगे, वो हाईली स्टेबल है, दे आर हाईली स्टेबल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन हो, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड हो, तो ये मॉडरेटेड लेवल के हैं। ठीक है, ये स्टेबल तो है पर उतने स्टेबल नहीं है, है ना, दे आर स्टेबल
बट नॉट इन दैट एक्सटेंट, इसके कंपैरिजन में कम है। और सबसे लीस्ट जो स्टेबल होते हैं, सबसे कम जो स्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल जो होते हैं दुनिया में, और ये सबसे कम पाए भी जाते हैं यूनिवर्स में, जो लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देती है ना। यूनिवर्स का जो मेन मकसद है वो स्टेबिलिटी को अचीव करना है। तो न्यूट्रॉन, कोई भी न्यूक्लियाई, जैसे देख लो, जैसे 2He4 देखो, इनर्ट गैस है, हाईली स्टेबल होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल। ऑड इवन वाले स्टेबल तो होते हैं, पर उतने स्टेबल नहीं होते जितने इवन वाले होते हैं। और सबसे लीस्ट, सबसे लास्ट में जो नाम आता है वो ऑड वालों का आता है, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑड हो, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऑड हो, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियाई हमारी क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल इनको कहा जाता है भाई। सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे ये वाले होते हैं। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है। तो हमें एक कर्व मिलता है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एक कर्व मिलता है। अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करूं, किसके बीच में, एन और जेड के बीच में, ठीक। अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करूं एन और जेड के बीच में, तो आपको एक ऐसा कर्व मिलेगा। देखो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे एन और जेड इक्वल है, एन इक्वल टू जेड वाली एक स्ट्रेट लाइन है ये। हमें जो कर्व मिलता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व। तो योर स्टेबिलिटी कर्व इज लाइक दैट, ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर स्टेबिलिटी कर्व। ये जो कर्व है, ये है ना, ये कर्व दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो कर्व है इसको क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कर्व कहते हैं। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, दिस इज एन इक्वल टू जेड लाइन। ओके, दिस इज एन इक्वल टू, कौन सी लाइन है, जेड वाली लाइन है। दिस इज एन, दिस इज जेड। ओके, तो एनी एटम, you can say that any atom lies on stability curve is stable। कोई भी एटम जो कि स्टेबिलिटी कर्व पे लाई करता है, इस कर्व के ऊपर लाई करता है, ये स्टेबिलिटी कर्व है, ठीक है। कोई भी एटम, एनी एटम लाइज ऑन स्टेबिलिटी कर्व इज स्टेबल। कोई भी एटम इस कर्व के अंदर अगर ऊपर लाई करेगा तो वो अपने आप में क्या होगा, स्टेबल होगा हमेशा, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी पे कोई शक नहीं है हमें। अगर पर ऐसा हो कोई एटम इस कर्व पे लाई ना करे तो वो स्टेबल नहीं है फिर, ठीक है। वही एटम जो कि इस कर्व के ऊपर लाई करते हैं ना, ठीक है, दोज एटम विच लाइज ऑन दिस कर्व आर स्टेबल, रेस्ट ऑफ आर अनस्टेबल, है ना, रेस्ट आर अनस्टेबल, ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन है हमारी एन इक्वल टू जेड वाली, आप लाइन को देख रहे हो तो एकदम से मुड़ जा रही है, ठीक है। इट बेंडिंग टूवर्ड द एन एक्सेस, ये न्यूट्रॉन एक्सेस की ओर। क्यों? क्योंकि कहाँ से बेंड होती है, जेड इक्वल टू 20 तक। कोई भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 20 है, तो जेड इक्वल टू 20 तक ये जो लाइन है वो स्ट्रेट रहती है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन अप टू जेड इक्वल टू 20। बट आफ्टर जेड इक्वल टू 20 यू सी कि ये बेंड हो जा रही है एकदम से, ऐसे बेंड हो रही है। कहाँ को, न्यूट्रॉन एक्सेस की ओर। तो अगर ये न्यूट्रॉन एक्सेस की ओर इस तरीके से बेंड हो जा रही है, सी इट बेंड टुवर्ड द न्यूट्रॉन एक्सेस लाइक दैट। तो अगर ये न्यूट्रॉन एक्सेस की ओर ऐसे बेंड हो जा रही है ना भाई, ऐसे न्यूट्रॉन एक्सेस की ओर बेंड हो जा रही है, तो इसका मतलब है आफ्टर दिस जेड इक्वल टू 20 के बाद जो एलिमेंट है उनमें न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन हो जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसका एटॉमिक नंबर जेड से 20 से ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, 20 कैल्शियम होता है ना, तो इससे ज़्यादा जिसका एटॉमिक नंबर है, जैसे निकिल ले लो, जिंक ले लो, उन सब के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन हाई होंगे, इसलिए इधर को बेंड हो गई। तो नाउ यू हैव अ कर्व लाइक दैट। आपके पास एन और जेड के बीच में एक कर्व है इस तरीके का, और ये जो लाइन है
इसको हम कहते हैं n इक्वल टू जेड लाइन। ये जो लाइन है ना, ये सीधे 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 ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, n इक्वल टू जेड लाइन। तो एनी एटम लाइज ऑन दिस स्टेबिलिटी कर्व, ये क्या कहा मैंने, z इक्वल टू 20 है। तो इस पे कोई भी एटम जो लाई करता है ना, एनी एटम लाइज ऑन दिस एक्सिस, n इक्वल टू जेड वाली एक्सिस है ना, ये इस पे लाई करेगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब देखो, यानी कि कोई एटम अगर यहाँ है और यहाँ है तो वो अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल एटम है। तो ये क्या चाहेगा कि स्टेबल हुआ जाए, तो इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो ये शो करते हैं माइनस बीटा डीके। माइनस बीटा डीके का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं ये वाले, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन, इनके पास प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये प्रोटॉन एमिट करते हैं, ये पॉजिट्रॉन एमिट करते हैं। ठीक है, तो बीटा डीके मतलब एलिमेंट टूटता कैसे है। ठीक है, तो बीटा डीके दो तरीके का होता है, पॉजिटिव बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है, नेगेटिव बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो बीटा डीके आर ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिव बीटा डीके, अनदर इज नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है, वन इज सर पॉजिटिव बीटा डीके एंड अनदर इज नेगेटिव बीटा डीके, जहाँ पे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। ओके, देयर इज नथिंग टू बॉदर अबाउट दिस कि क्या हो रहा है, बहुत आराम से आप समझ सकते हो। न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस एक ई बाहर निकलेगा, प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस ई बाहर निकलेगा ये। ठीक है, बस कन्वर्ट हो गया। इधर भी नेट चार्ज जीरो है, इधर भी नेट चार्ज जीरो है ना। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसका नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जो कि यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, है ना। इट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, इट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल हेयर। तो आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट चीज चलते हैं जो कि फिर से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बाद। अब आप स्टेबिलिटी कर्व को समझ गए, इसको इन जनरली एग्जाम में स्टेबिलिटी कर्व करके क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आए तो ध्यान रख लेना, है ना। अगर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी करके कोई कर्व आए तो प्लीज मेक श्योर यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, ठीक है बाबू, ध्यान रखना इसको। अब आता है, हाँ जी, मास डिफेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट होता है मास डिफेक्ट। अब देखो, कोई न्यूक्लियाई है, ZXA कोई न्यूक्लियाई है, तो फॉर एनी न्यूक्लियाई कोई भी आप XYZ, है ना, XYZ एनी न्यूक्लियाई कोई भी ले लो, कोई भी न्यूक्लियाई ले लो XYZ, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियाई के लिए जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियॉन का मतलब समझ लीजिए, मास ऑफ न्यूक्लियॉन का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमेशा बड़ा होता है न्यूक्लियर मास के, न्यूक्लियर मास के। जो न्यूक्लियस का ओरिजिनल मास होता है, ओके, जो न्यूक्लियस का ओरिजिनल मास होता है उसके कंपेरेटिवली जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, मतलब ये थ्योरेटिकल मास है और ये एक्चुअल मास है, उन दोनों का डिफरेंस होता है, वो दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को हम मास डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस न्यूक्लियस का मास इज नोन एज मास डिफेक्ट, एंड मास डिफेक्ट प्ले अ गुड रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो देखो, मास डिफेक्ट अपन केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं। मास डिफेक्ट मतलब क्या होता है,
किसी भी न्यूक्लियस में जेड मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जेड उसका एटॉमिक नंबर है बाबू, और ए माइनस जेड क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो ये दोनों मिलकर थ्योरेटिकल मास बनाएंगे ही, यानी कि इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, जो है थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए था न्यूक्लियस का मास। बट आई एम टेलिंग टू यू कि जो ये मास होता है और जो न्यूक्लियर मास होता है, न्यूक्लियस का एक्चुअल मास जो है एक्सपेरिमेंटल, उन दोनों में डिफरेंस होता है, दो आर नॉट इक्वल। तो डेल्टा एम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, तो इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस क्या कर देंगे, जो हमारा माइनस जो हमारा न्यूक्लियस का मास है, जस्ट वेट अ मिनट, है ना। तो जेड क्या हुआ, जेड मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियर मास अगर हम कर दें तो मास डिफेक्ट पता चल जाएगा आपको। एंड वेट अ मिनट, ठीक है। तो डेल्टा एम इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप एटॉमिक मास में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, एटम के अंदर क्या होते हैं, अगर आप एटम देखें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो अगर एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दो तो मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो जेड मास ऑफ प्रोटॉन ये प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास, एटम का मास। तो डेल्टा एम की वैल्यू इतनी आई, इक्वल टू जेड कॉमन ले लो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया, प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास। ये देखो हाइड्रोजन एटम अगर आप देखें, ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जेड है ना। अगर आप हाइड्रोजन एटम देखते हैं तो डेल्टा एम इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास। इनको माइनस कर दो तो तुम्हारे पास जो है यू गेट योर रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारा क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, मास डिफेक्ट समझ गए।